नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पास 3 या 4 दिन का टाइम रह चुका है। इसके बाद आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में संपूर्ण सोशल साइंस की एक मैराथन वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ संपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन वही करवाए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण बेहतरीन प्रश्नों को खत्म किया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है? टोक्यो, कोबे, ओसाका, योकोहामा। राइट आंसर की अगर बात करें, जापान का मानचेस्टर कहते हैं ओसाका को। किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं जापान का मानचेस्टर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, किसका? भारत का मानचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहते हैं दोस्तों? अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मानचेस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कहाँ का? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कहते हैं कानपुर को। किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, जो कि कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर आपका है तमिलनाडु में, कानपुर है आपका उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद है आपका गुजरात में। यहाँ पर इस प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है, या तो इस प्रकार से पूछ ले, या तो मिलान यानी कि मैच्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले कि इनका मिलान करिएगा, किस क्षेत्र में किसको पुकारा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जलहड़ की पुस्तक से प्राप्त होता है, या कालिदास की पुस्तक से प्राप्त होता है, या कलहड़ की पुस्तक से प्राप्त होता है, या बिलहड़ की पुस्तक से प्राप्त होता है? राइट आंसर यहाँ पर कौन सा लेखक हो जाएगा कि जिसकी पुस्तक है जो कि किसको प्रदर्शित करती है? कश्मीर के इतिहास को बताती है, जो कि 12वीं शताब्दी के इतिहास को बताती है। उस व्यक्ति यानी कि उस लेखक का नाम हो जाएगा कलहड़। क्या नाम होगा? कलहड़। कलहड़ की एक पुस्तक है, ठीक, जो किसे बताती है? जो कश्मीर के इतिहास को, 12वीं शताब्दी के इतिहास को बताती है। अगर आपसे पूछे कि उस पुस्तक का नाम क्या है, यानी कि जो कलहड़ ने पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी उस पुस्तक का नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप सभी लोग, जो कि इतिहास, किसका इतिहास बताती है? कश्मीर के 12वीं शताब्दी का इतिहास प्रदर्शित करती है राजतरंगड़ी, जो कि कलहड़ के द्वारा लिखित पुस्तक है। कलहड़ कौन था? यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कलहड़ एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, जो कि पंडित जाति से बिलोंग करता था। किस जाति से? ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था कलहड़, जो कि कहाँ का विद्वान था? ये था कश्मीर का विद्वान था, जिसने राजतरंगड़ी नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि कश्मीर के इतिहास को 12वीं शताब्दी के बारे में बताती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस ऋषि सतजल और ब्यास नदियों की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, या शुक्राचार्य? राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विश्वामित्र। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो प्रकार से बन सकता है कि विश्वामित्र, सतजुल और ब्यास नदियों के बीच जो झगड़ा है या विवाद है देखने को मिलता है, किन किन नदियों के बीच में है? सतजल और ब्यास नदियों के बीच में विवाद देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। और ऋषि कौन थे? विश्वामित्र उस ऋषि का नाम था। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा विश्वामित्र। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन यहाँ पर पहचानना है। कथन एक कहता है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्या क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत के अंदर होती हैं। यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? 1 और 2 दोनों होंगे, 2 या 3, 1 और 3
1 2 3 यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। अगर बात करें किसकी, क्षोभ मंडल की, जो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 13 किलोमीटर या कहीं कहीं पर आपको 19-20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो औसत ऊंचाई मानी गई है कितनी, 13 किलोमीटर, जो कि एक ऐसा कथन है, बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं किस परत के अंतर्गत होती हैं, ये होती हैं क्षोभ मंडल में। जैसे कि आंधी, तूफान, बादल बनना, बारिश होना, ये सभी जो घटनाएं होती हैं ये होती हैं क्षोभ मंडल में। किस मंडल में होती हैं, ये होती हैं क्षोभ मंडल में। अगर बात करें यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या आदर्श होती हैं, बिल्कुल नहीं आदर्श होती हैं। जो आपके हवाई जहाज होते हैं वो किस मंडल में उड़ने के लिए आदर्श होते हैं, समताप मंडल में। किस मंडल में, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्यों, वहां पर कोई भी यानी कि किसी भी प्रकार की मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन से होंगे, 1 और 2 ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को भी शूद्र के साथ जोड़ा जाता था। महिला और शूद्रों दोनों को वेदों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर कथन दोनों कैसे हो जाएंगे, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर रोंग। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही कथन कैसे होंगे। अगर बात करें किसकी, उत्तर वैदिक काल की, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1500 से, ठीक, कब से तक, कब तक है, 1500 बीसी से लेकर कब तक है, 600 बीसी तक का है वैदिक काल का टाइम पीरियड। इतना याद रखेंगे। ठीक, इसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का वर्णन मिलता है। ऋग वैदिक काल आपका कब से कब तक है, यह है 1500 से 1000, 1500 से 1000 बीसी तक का है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल है आपका 1000 से लेकर कितना, 1000 से लेकर 600 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक का काल है आपका उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को शूद्रों के साथ जोड़ा जाता था, यानी कि शूद्रों के साथ महिलाओं की भी वही स्थिति थी जो कि शूद्रों की थी, मतलब कि स्त्रियों को शूद्रों के साथ जोड़कर देखा जाता था। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों के अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैदिक काल की अगर बात करें, महिला और शूद्रों दोनों को यानी कि वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, केवल वो क्या कर सकते थे, उनको सुन सकते थे। दोनों ही कथन यहाँ पर रोंग दिए गए दोस्तों। कैसे होंगे, दोनों ही यहाँ पर कैसे हैं, दोनों ही यहाँ पर राइट हैं। ठीक, कैसे हैं, राइट हैं, तो दोनों राइट हो जाएंगे। यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि साम्राज्य की स्थिरता का आधार था किसकी, साम्राज्य की, मुगल। ठीक, द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर वाज डिपेंडेड ऑन, मतलब कि इसका जो आधार था, आधार क्या था, किस पर आधारित था, यानी कि डिपेंडेड किस पर था, मुगल काल। ठीक, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था, क्या आधार था, केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, भूमिकर जो आय का मुख्य साधन थी, या आसपास के क्षेत्रों में मित्रता और वैवाहिक स्थिति के संबंध में। तो राइट आंसर की अगर बात करें, जो आपका मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य की जो स्थिरता का जो मुख्य आधार था, मुख्य आधार क्या था, मुख्य आधार था भूमिकर, यानी कि कर, भूमि पर वसूले जाने वाला जो कर था वही मुख्य आधार था। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, जो आय का मुख्य साधन था भूमिकर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। यहाँ पर बताना है कि जो किसने दीवाने आम खास बनवाया था, दीवाने आम किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है ना, तो कौन सा कथन उसके संदर्भ में यहाँ पर ठीक होगा, सही होगा। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता था, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, ताजमहल का सफेद रंग संगमरमर शांति का प्रतीक है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता था,
राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता था, चाहे आदमी कैसा हो, चाहे रईस हो या गरीब हो, दोनों को कैसा मानता था, समान मानता था। ठीक, तो जो क्या था, दीवाने आम क्या मानता था, समान मानता था, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सभी को एक समान मानता था। दीवाने आम का किसने निर्माण किया था, शाहजहां ने निर्माण किया था। बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि स्टेक का निर्माण होता है, स्टेक इज क्रिएटेड वाई, किसके द्वारा होता है, नदियों द्वारा, सागरों द्वारा या पवनों द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा, रिवर्स, सीस, वेंट्स या ग्लेशियर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेक आपकी होती है, स्टेक का निर्माण होता है समुद्रों के द्वारा, किसके द्वारा, समुद्रों या सागरों के द्वारा होता है स्टेक का निर्माण। ठीक है, सागरों की जो निक्षेपण क्रिया होती है या अपर्दन वाली जो क्रिया होती है, उसी से क्या होता है, स्टेक जैसी आकृति बनती है। आपसे पूछ ले कि जो समुद्र में दीवार जैसी आकृति बनती है, कैसी, दीवार जैसी जो आकृति बनती है, उसी को कहते हैं स्टेक। क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं स्टेक कहते हैं। दीवार जैसी जो आकृति बनती है उसी को कहते हैं स्टेक। जो समुद्र के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसमें कौन कौन सी आकृति आती है, एक तो आपकी आ जाएगी स्टेक, ठीक है, दूसरी क्या आ जाएगी, समुद्री गुफा। याद रखिएगा आप सभी लोग, समुद्री गुफा भी समुद्र के द्वारा बनाई गई एक आकृति होती है। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वात दिग्दर्शी इस्तेमाल किया जाता है पवन की गति मापने के लिए, पवन की दिशा दर्शाने के लिए। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू या नॉन। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो वात दिग्दर्शी होती है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है पवन की दिशा दर्शाने के लिए। किसकी दिशा दर्शाने के लिए, पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपसे पूछ ले कि तापमान किसमें मापा जाता है, तब आप बताएंगे कि तापमापी यंत्र में मापा जाता है तापमान। ठीक, वायु दाब मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, वायु दाब मापी में मापा जाता है। वर्षा की मात्रा मापता है, कौन मापता है, वर्षा मापी यंत्र मापता है। वात दिग्दर्शी की यहाँ पर बात आ गई है। पवन की दिशा का मतलब कि पवन की दिशा जो होती है, पवन की जो दिशा होती है, कौन दर्शाता है, वात दिग्दर्शी दर्शाता है पवन की दिशा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यह अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है। यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन राइट होगा आईने अकबरी के बारे में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 या 3 यहाँ से बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे भी इस बार, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें किसकी, अकबरनामा की, अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। यहाँ पर आईने अकबरी और अकबरनामा के बारे में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अकबरनामा यहाँ पर बताएंगे आपको अब। ठीक, जो आईने अकबरी है ये अकबरनामा का तीसरा भाग है। यहाँ पर लिख देता हूँ अकबरनामा, क्या लिख देता हूँ, अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, अकबरनामा के 3 भाग हैं। पहला भाग है, दूसरा भाग है और तीसरा भाग। तीसरे भाग का नाम है, क्या नाम है, आईन ए अकबरी। तीसरे भाग का नाम क्या है, आईन ए अकबरी। तीसरे भाग का नाम है आईन ए अकबरी। ठीक, पहले भाग में क्या है, पहले भाग की अगर बात करें किसकी, अगर पहले भाग की बात करें, पहले भाग में इसके पूर्वजों की कहानी है। किसके, इसके पूर्वजों की कहानी है और इसके बचपन का जीवन है। किसके, अकबर के बचपन का जीवन। प्रथम मतलब कि प्रथम खंड यानी कि प्रथम जो वॉल्यूम है उसमें अकबर के बचपन की कहानी और उसके पूर्वजों की कहानी। यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्वजों की कहानी। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्वजों का विवरण किससे प्राप्त होता है, तो प्रथम जिल्द यानी कि प्रथम खंड से प्राप्त होता है, जो कि अकबरनामा का प्रथम भाग है। अगर दूसरे खंड की बात करें, किसकी, दूसरे खंड में क्या है कि अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका विवरण देती है दूसरा खंड। दूसरा खंड क्या देता है कि अकबर का जो शासनकाल है उसकी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं आपकी दूसरे भाग में होती हैं। ठीक,
अगर बात करें आईने अकबरी, आईने अकबरी में क्या होता है कि लोगों की परंपरा और संस्कृति का भी विवरण देती है और बहुत सारी चीजों का सांख्यिकी विवरण भी देती है, जो कि सबसे अंतिम है आईने ए अकबरी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की रचना। ठीक उसी ने इस अकबरनामा को 3 जिल्दों यानी कि 3 भागों में विभाजित किया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा, जिसे कहते हैं आईने अकबरी। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर कौन कौन से हो जाएंगे? सी और डी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सी डी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी यहाँ पर राइट होगा। दूसरा भाग का नाम क्या है? दूसरा भाग अकबरनामा नहीं है। अकबर की शासनकाल की घटनाएं किस में देखने को मिलती हैं? दूसरे खंड में देखने को मिलती हैं। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा यहाँ पर सही है? सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, उपनिषद पास बैठना या समीप, जातक कहानियां। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर बताना कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। सूक्त का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, बिल्कुल राइट दिया गया है। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना या समीप बैठना। उप का मतलब होता है पास, उप का मतलब होता है पास, निषद का मतलब होता है बैठना, तो इसी का मतलब हो जाएगा कि पास में बैठना। जातक का मतलब होता है कहानियां। ठीक, जातक की कहानियां इसमें वर्णित हैं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन यहाँ पर सही सुमेलित दिए गए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 2 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? ज्येष्ठाधिकार नियम, जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। सहदायाद का नियम, जहां उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। या प्रतिस्पर्धी, जहां पुत्र विजेता बनकर उभरता हुआ गद्दी का उत्तराधिकारी होता। ठीक, या जो यहाँ पर बात की गई पक्षपात, जहां पसंदीदा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी हो। अगर बात करें किसकी? मुगल काल की अगर बात करें, जो मुगल उत्तराधिकारी बनते थे वो वहां पर कैसी परंपरा चलती थी? वहां पर चलती थी सहदायद की परंपरा। कैसी? सहदायद की नियम चलती थी। वहां पर सभी पुत्रों का बराबर हिस्सा हुआ करता था, सभी पुत्रों का विभाजन सभी के बीच में कर दिया जाता था। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? सहदायाद का नियम वहां पर प्रचलित था, परंपरा यही प्रचलित थी मुगल उत्तराधिकारियों के बीच। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। तो केसर सागा, कौन सा ग्रंथ? केसर सागा, सैफरन सागा, जिसे केसर सागा के नाम से जानते हैं, जो कि तिब्बत का एक ग्रंथ है, जो कि कहां पर प्रसिद्ध है? लद्दाख के लोग इसे गाते हैं और इस पर मतलब कि नृत्य भी करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्य कथन पहचानिए। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बात की गई है कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। बिल्कुल राइट कथन दिया गया है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास जब लोग कर जाते हैं तो उस क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दोनों राइट यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृत रामायण की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत और पुराणों का संकलन वाल्मीकि द्वारा किया गया था। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू होगा या 2 ट्रू होगा, या दोनों ही ट्रू होंगे, या दोनों ही यहाँ पर फॉल्स होंगे, गलत होंगे। अगर बात करें किसकी? संस्कृत जो रामायण की रचना की है, किसने की है? इसकी रचना की है वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि ने इसकी रचना की है। यहाँ पर कथन कैसा होगा? गलत हो जाएगा। अगर बात करें महाभारत और पुराणों का संकलन या इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है किसने की है? इसकी रचना की है व्यास जी ने। ठीक, यहाँ पर भी ये कथन कैसा होगा? गलत हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि
चालुक्य राज्य किन दो नदियों के बीच में स्थित था? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, कावेरी और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा और पेरियार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि विजयनगर जो राज्य था या विजयनगर जो शहर था ये किन नदियों के मध्य में स्थित था, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता था। चालुक्य राज्य का प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसका प्रमुख राजा था कौन था? पुलकेशिन द्वितीय एक प्रमुख राजा था, ठीक, जिसने हर्षवर्धन को क्या कर दिया था? दक्षिण भारत में आने से रोक दिया और उसे पराजित कर दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा और तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में चालुक्य राज्य स्थित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एकाश्म मंदिर का उदाहरण नहीं है? महाबलीपुरम के मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ओडिशा की जैन गुफाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की गई है कि एकाश्म मंदिर का उदाहरण नहीं है। एकाश्म का अर्थ क्या होता है? एकाश्म मंदिर किसे कहते हैं आखिर, ये भी तो आप जान लीजिए। एकाश्म, ठीक, एकाश्म किन शब्दों से मिलकर बना है? एक और, एक प्लस एक धन असम, ठीक, एक धन असम से मिलकर बना है, तो इसको मिलाने से होता है एकाश्म। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, इसमें हो जाएगी, ठीक। तो एक का मतलब होता है एक, ठीक, अस्म का मतलब होता है पत्थर। क्या मतलब होता है? पत्थर। एक पत्थर पे बनाए गए मंदिर को क्या कहते हैं? एकाश्म मंदिर कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उदाहरण नहीं है। महाबलीपुरम के मंदिर भी एकाश्म मंदिर के उदाहरण हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर भी कैसा उदाहरण है? एकाश्म मंदिर का उदाहरण है। उड़ीसा की जैन गुफाएं भी एकाश्म मंदिर का उदाहरण है। जबकि भीतरगांव का मंदिर ये एकाश्म मंदिर नहीं है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। भीतरगांव का मंदिर ईंटों से बना मंदिर है। किससे निर्मित है? ये ईंटों से बना मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कानपुर में, ठीक, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में यह मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ ले कि भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है, तो कानपुर में है, ठीक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिक उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बंगलौर प्रदेश में हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन कैसे होंगे? दोनों कथन कैसे होंगे? क्या केवल एक ही सही होगा या दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक, या दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे? राइट आंसर की बात करें, उभरते हुए उद्योगों को क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलोर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? विश्व की सिलिकॉन घाटी कहते हैं कैलिफोर्निया को। किसे? विश्व की सिलिकॉन घाटी कहते हैं कैलिफोर्निया को। जबकि भारत की घाटी किसे कहते हैं? भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं बेंगलोर को, ठीक, बेंगलुरु को कहते हैं भारत की सिलिकॉन घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोनों ही यहाँ पर कैसे होंगे? राइट हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। कथन ए कहता है कि महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कोर कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। पृथ्वी की जो परतें हैं, यानी कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, वो 3 मुख्य तौर पर परतें हैं। पहली परत की अगर बात करें, पहली है परत परपटी। कौन सी परत है? पहली है परपटी। दूसरी है आपकी मेंटल। दूसरी कौन सी है? मेंटल आपकी दूसरी परत है, ठीक ना, दूसरी है आपकी मेंटल। तीसरी परत की अगर दोस्तों बात करें, तो तीसरी परत है आपकी क्रोड। तीसरी परत है आपकी क्रोड
इतना कन्फर्म हो चुका है। ठीक, जो आपकी परपटी होती है, परपटी को कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? परपटी को कहते हैं सियाल। और मेंटल को कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? मेंटल को कहते हैं सीमा। और क्रोड को कहते हैं निफे। क्या कहते हैं? क्रोड को कहते हैं निफे। इतना क्लियर हो चुका। जो आपकी परपटी होती है, कौन सी परत? जो पहली परत होती है परपटी, जिसे कहते हैं सियाल। सियाल का मतलब होता है यस आई और प्लस में एल। कितना? यस आई प्लस में एल। यस आई का मतलब होता है सिलिका। क्या मतलब होता है? सिलिका। और एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। यानी कि जो पहली परपटी होती है, यानी कि जो पहली परत होती है, उसमें सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। इतना कन्फर्म हो चुका है। अगर बात करें मेंटल की, मेंटल को कहते हैं सीमा। सीमा का मतलब होता है यस आई प्लस एम ए। इतना हो चुका है। एम ए से मतलब होता है मैग्नीशियम और एस आई से मतलब होगा सिलिका। ठीक, दूसरी जो परत होती है मेंटल, उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? सीमा पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोड की बात करें निफे। ठीक, निफे इस प्रकार से लिख दो। अगर निफे, निफे इससे मतलब होगा निकेल, एन आई से मतलब होगा निकेल और एफ ई का मतलब होगा फेरस, यानी कि लोहा। क्रोड में पाया जाता है लोहा और निकेल। मेंटल में पाया जाता है सियाल और मतलब कि सिलिका एवं मैग्नीशियम। और परपटी में क्या पाया जाता है? सिलिका एवं एल्यूमिना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। गलत कथन पहचानना था। यहाँ पर महाद्वीपीय जो परपटी है किससे बनी होती है? जिसे सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। बिल्कुल राइट है। महासागरीय जो परपटी होती है, कैसी परपटी? महासागर की यहाँ पर बात करी जा रही है। दूसरे नंबर की परपटी, ठीक, मेंटल कह सकते हो इसी को। सिलिका एवं आयरन से बनी होती है? नहीं बनी होती है, ये बनी होती है सिलिका एवं सिलिका और किससे बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। यहाँ पर कैसा होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर होता मैग्नीशियम, यहाँ पर होता तो राइट हो जाता। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल है और क्रोड का विकास हुआ है। यानी कि परपटी के बाद मेंटल, मेंटल के बाद क्रोड, इस प्रकार से इनका क्रम है। बिल्कुल सही है। सबसे जो लास्ट वाली परत है, यानी कि आंतरिक परत है, उसे कहते हैं क्रोड। बिल्कुल सही है। जिसमें निकेल और लोहा पाया जाता है, यानी कि इसे निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निफे कहते हैं। तो यहाँ पर गलत कथन कौन था? गलत कथन था आपका बी नंबर वाला। ठीक, बी नंबर वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। कथन ए कहता है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया है। अगर वायुमंडल के ऊपर जाएंगे तो दाब में क्या आएगा? दाब में गिरावट आएगा, यानी कि दाब घटेगा। यहाँ पर राइट कथन हो जाएगा। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। बिल्कुल सही है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। बिल्कुल, ये भी कथन यहाँ पर कैसा है? बिल्कुल राइट दिया गया है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थिति वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल 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 राइट दिया गया। ये भी यहाँ पर वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब की ओर गमन करती है। बिल्कुल गलत दिया गया है। तो कैसे गलत यहाँ पर हो गया है? जो वायु दाब होता है, यानी कि जो वायु होती है, वो वायु सदैव उच्च से कहाँ पर जाती है? उच्च से निम्न की ओर जाती है। उच्च दाब से निम्न की ओर जाती है। बल्कि यहाँ पर कह दिया गया है कि निम्न क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर जाती है। इसी कारण यहाँ पर गलत हो चुका है। तो गलत कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी थी, सत्य नहीं है, गलत कथन ही तो बताना था। तो गलत यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। एक नदी पहाड़ से उतरकर सागर तक की यात्रा में कौन सी आकृतियां क्रमशः बनाएगी? यहाँ पर बात की गई कि पहाड़, यानी कि पहाड़ से जब नदी बहती है या गिरती है तो उससे जो आकृतियां बनेगी उनका यहाँ पर क्रम बताना है। विसर्प बनेगी, जलप्रपात बनेगी, गोखुर झील बनेगी, ओक्स बो या लेक, ठीक ना, वितारिका बनेगी। तो चलिए इसको जान लेते हैं। अब अगर पहाड़ से, जैसे कोई मान लीजिए पहाड़ है, इस प्रकार से पहाड़ से जब नदी नीचे की ओर गिरती है, क्या नदी जब नीचे की ओर गिरती है तो वहां पर बनता है पहला जलप्रपात, जिसे कहते हैं वाटरफॉल। नंबर 1 पे क्या बनेगा? पहले बनेगा आपका जलप्रपात। जलप्रपात किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? बी भी शुरू हो रहा है और सी भी, दो यहाँ पर कट जाएंगे। इस प्रकार से आप करेंगे एग्जाम में। उसके बाद जब नदी क्या होगी?
पर्वत से गिर जाएगी तब कहाँ पर बहेगी, तब ये बहेगी दोस्तों मैदानी क्षेत्र में। जब नदियां मैदानी क्षेत्र में बहती हैं तो वो कैसी आकृति में बहती हैं, वो बहती हैं दोस्तों सर्पाकार आकृति में, यानी कि विसर्प मींडर्स आकृति में बहती हैं। तो पहले मतलब कि इसके बाद कौन सी आकृति हो जाएगी, विसर्प आकृति हो जाएगी। 2 के बाद होगा 1, 2 के बाद ऑप्शन नंबर सी में ही तो वर्णन मिलता है, तो सी यहाँ पर कैसा होगा, राइट होगा। पहले नदी जब कहाँ से आएगी, नदी जब आएगी पहाड़ से, पहाड़ से जब नदी गिरेगी तो पहले बनेगा जलप्रपात वाटरफॉल, उसके बाद में बनेगा दूसरे नंबर पे बनेगी आपकी विसर्प आकृति। जबकि जब नदी कहाँ में प्रवेश करेगी, मैदान में, ठीक ना। पहले नंबर पे बनेगा आपका जलप्रपात, दूसरे नंबर पर बनेगी आपकी विसर्प, विसर्प के बाद बनेगा आपका गोखुर झील, गोखुर झील के बाद बनेगी आपकी वितारिका। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनाम गांव घोड़ नदी पर स्थित एक स्थल है जो भीमा की एक सहायक नदी है। यहाँ वयस्कों को आमतौर पर जमीन में उत्तर की ओर सिर के साथ दफनाया जाता था। कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, ओनली 1 या 2, 1 एंड 2, नेदर 1 नोर 2, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की अगर बात करें, इनाम गांव, इनाम गांव आपका कहाँ पड़ता है, इनाम गांव दोस्तों पड़ता है ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। इनाम गांव एक स्थल पड़ता है जो कि घोड़ नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल कैसा कथन है, राइट, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है। घोड़ नदी किसकी सहायक नदी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो भीमा की सहायक नदी का नाम हो जाएगा घोड़ नदी। ठीक, भीमा किसकी सहायक नदी है, घोड़ नदी की सहायक नदी है। यहाँ वयस्कों को आमतौर पर जमीन के अंदर दफनाया जाता था। कहाँ पर, जमीन के अंदर दफनाया जाता था, सिर के साथ, मतलब कि उत्तर की ओर उनका सिर करके दफनाया जाता था। यहाँ पर कथन कैसा होगा, दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे, 1 एंड 2, ठीक, यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ठीक, आईने अकबरी से संबंधित क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि आईने ए अकबरी के बारे में क्या क्या है। आईने ए अकबरी तीसरा भाग है। किसका तीसरा भाग है, ये अकबरनामा का तीसरा भाग है, जो कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया। ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों, फसलों, कीमतों, राजस्व, मजदूरों वगैरह का सांख्यिकी वितरण है। क्या आईने अकबरी में सांख्यिकी वितरण मिलता है, बिल्कुल दोस्तों मिलता है, यानी कि ये तो कथन यहाँ पर सही हो चुका है। ये अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है, नहीं भाई साहब, ये अकबर के पूर्वजों का विवरण नहीं देती है। जो प्रथम भाग है, यानी कि जो प्रथम जिल्द है, यानी कि जो प्रथम वॉल्यूम है, उसी में अकबर के पूर्वजों का विवरण मिलता है। आदम से अकबर तक की कहानी, उसके बचपन तक की कहानी किसमें मिलती है, आपके पहले भाग में मिलती है। दूसरे भाग में उसके शासनकाल की घटनाओं का क्रम से वर्णन मिलता है। और तीसरी जिसे कहते हैं आईने अकबरी, ठीक ना, उसमें क्या क्या मिलता है, उसके शासनकाल के बारे में देखने को मिलता है, ठीक, जो कि वर्तमान की विशेषताएं उसमें थी। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज, फसलें, कीमतें इत्यादि सम्मिलित थी आईने अकबरी में। तो सही कौन सा होगा, यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक ना। ए एंड बी आर ट्रू, ए बी सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि, क्या कहता है, निम्नलिखित देशों को उनके जनसंख्या के हिसाब से क्रम में लगाओ। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन, ठीक ना। यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, कौन सा यहाँ से क्रम से सही होगा। अगर क्रम से बात करें तो पहले नंबर पे है आपका चीन, ठीक ना, पहले नंबर पे है आपका चीन। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत सबसे आगे है, पहले नंबर पर है। लेकिन लिखित में बात करें, यानी कि अपनी पुस्तकों के अनुसार बात करें, तो चीन को 1 नंबर पर दर्शाया गया है। दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है, दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, भारत है। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे नंबर पर है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है आपके चौथे नंबर पर, ठीक। तो कर लीजिए इनका मिलान। तो यहाँ पर पहला कौन सा आ जाएगा, पहला आएगा यहाँ पर अमेरिका, अमेरिका। यूएसए 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। 1 नंबर किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इनको पहले काट दीजिए, इनको पहला बचा ये, ठीक। यूएसए के बाद है आपका इंडोनेशिया, ठीक ना, यूएसए के बाद है आपका इंडोनेशिया। 1 के बाद आएगा 2, यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर भी 1 2 है। तो अब इस प्रकार से आप हो जाओगे कंफ्यूज।
इंडोनेशिया के बाद है आपका ब्राजील। कौन सा? इंडोनेशिया के बाद है ब्राजील। ठीक, तो यहाँ से आपको मालूम पड़ गया, ये तो यहाँ से क्रम में लगे हुए। यूएसए का मतलब कि है आपका कौन से नंबर का? ये है दोस्तों तीसरे नंबर का, और इंडोनेशिया आपके है चौथे नंबर का, और ब्राजील है आपके 5वें नंबर का। पाकिस्तान का पता नहीं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे आपके 1 2 3 4, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी सबसे बड़ी है? मिशिगन, सुपीरियर, हुइरान या ओंटारियो? राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें, जो सबसे बड़ी झील है, जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, ठीक, उसका नाम है सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। ये जो यहाँ पर यहाँ पर जो कितनी झीलें दी गई, जो 4 झीलें दी गई, ये विश्व की सबसे बड़ी झीलें हैं, जिसमें सबसे बड़ी है आपकी सुपीरियर झील। याद रखिएगा आप सभी लोग। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक आर्य जनजाति नहीं है? भरत, पुरु, दस्यु, यदु? कौन सी आर्य की जनजाति नहीं थी? भरत थी। भरत कैसी जनजाति है? आर्य की एक जनजाति थी। पुरु भी जनजाति थी। दस्यु क्या होता है? दस्यु दोस्त मतलब कि दस्यु का मतलब होता था दास। दस्यु का मतलब दास या गुलाम, ठीक, जो कि लोकल कबीले में रहते थे। ठीक, यदु भी एक आपकी जनजाति थी। तो राइट कथन यहाँ पर जो जनजाति नहीं थी, कौन सी नहीं थी? दस्यु कोई जनजाति नहीं थी, जबकि ये दास हुआ करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।